हेलो बच्चों। All right, hello everyone. So guys, welcome back to the platform of Physics Wala, and this is your very own Pace Patch, and I am Tina Chopra, your zoology mentor. So guys, those of you who are watching for the first time, we have started with human physiology. We have started with the first chapter, that is breathing and exchange of gases, and this is lecture number 4. तो जिन्होंने पिछले lectures attend नहीं किए हैं, please do attend that. उन lectures में हमने discuss किया है human respiratory system and the physiology of aerobic respiration. We discussed how breathing occurs, how transport of gases will occur in the blood, and then how gaseous exchange occurs. तो कल का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने डिटेल में डिस्कशन की थी कि गैसियस एक्सचेंज कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, राइट? सो आई होप आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ ली होगी, एंड नहीं पढ़ी है तो लेट्स ओपन योर एनसीईआरटी एंड क्विकली हैव अ रॉक एंड रोल विद एनसीईआरटी. ठीक है, जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेंगे एनसीईआरटी को ताकि कुछ भी छूट ना जाए. सो आई होप आपने पढ़ लिया है. लेट्स हैव अ क्विक रिविजन. सो गाइज, यस्टरडे वी डिस्कस्ड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. एक्सचेंज ऑफ गैसेस में एल्वेलाई हमने पढ़े थे कि प्राइमरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं, इसीलिए इनको यूनिट ऑफ लंग्स भी बोलते हैं. एक्सचेंज जो है दो जगह पे होगा, बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, एंड दूसरा होने वाला है आपके एल्वेलाई और ब्लड के बीच में. कहीं पे भी गैसियस एक्सचेंज होगा वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? देयर वर 4 फैक्टर्स दैट वी हैव स्टडीड. सबसे मेन फैक्टर जो है दैट इज पार्शियल प्रेशर डिफरेंस. दूसरा है सॉल्युबिलिटी, सरफेस एरिया. ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, जिनके ऊपर की गैसियस एक्सचेंज इज गोइंग टू डिपेंड. सो लेट्स रीड. ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज्ड इन दीज साइड्स. और किस प्रोसेस से? सिंपल डिफ्यूजन से. किस पे बेस्ड होता है? प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे. दूसरा कौन सा फैक्टर है जिसपे वो डिपेंड करेगा? दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस. जिस गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा, वो क्विकली और ज्यादा एक्सचेंज होने वाली है. थर्ड डिपेंड करता है थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन पे. क्लियर? सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन. प्रेशर किस तरह से कंट्रीब्यूट करेगा? नाउ वी नो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, राइट? उस मिक्सचर ऑफ गैसेस में हर एक गैस का अपना अपना कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द टोटल प्रेशर ऑफ एयर. तो इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर रहता है उसको हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर. ये हमने कल सारा बहुत डिटेल में तसल्ली से पढ़ा था, राइट? चलिए, सो प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल गैस द मिक्सचर ऑफ गैसेस इज नोन एज पार्शियल प्रेशर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम P से. पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सो ऑन. अब ये जो पार्शियल प्रेशर्स हैं इन गैसेस के, आपकी एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखी है, टेबल 17.1. कल हमने डिस्कस भी की थी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर, एटमॉस्फेयर में, एल्वेलाई में, टिश्यूज में किस जगह पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या क्या है. बेसिक रूल जो हमने फॉलो करना है ड्यूरिंग द गैसियस एक्सचेंज वो क्या है कि एयर या फिर गैस इंडिपेंडेंटली मूव करेगी. ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? और जब भी मूवमेंट होगी हर एक गैस अपने अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाने वाली है. इज इट क्लियर? एल्वेलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर हमने कितना किया था? 104. डू यू रिमेंबर? एल्वेलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वाज 104 mm of mercury. पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 वाज हाउ मच? 40, राइट? जो ब्लड आ रहा था, द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसके अंदर प्रेशर था, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40, राइट? और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना था उसमें? 45. सो ऑक्सीजन अपने हाई प्रेशर से 104 से ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी? इनटू द ब्लड. ठीक है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इधर चली जाएगी. सो इस तरह से गैसियस एक्सचेंज होना है. तो दो कोई भी जो स्ट्रक्चर्स प्रॉक्सिमिटी में है, पास में है, उनमें गैसियस एक्सचेंज क्यों होगा? उनके प्रेशर के डिफरेंस से. हर गैस इंडिपेंडेंटली मूव करेगी. ऑक्सीजन अपने हाई से लो की तरफ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड अपने हाई से लो की तरफ जाएगी. एंड दिस इज हाउ गैसियस एक्सचेंज अकर्स एट वेरियस लेवल्स. 2 लेवल्स में मेन होना है. कौन सा? आपके ब्लड और एल्वेलाई के बीच में. ठीक है, देन ब्लड विल ट्रांसपोर्ट इट, एंड उसके बाद ब्लड इज गोइंग टू हैव अ गैसियस एक्सचेंज विद टिश्यूज. वी हैव डन इट ऑल. ठीक है, कल हमने पूरे प्रॉपर डायग्राम्स की हेल्प से ये सारा कुछ समझा था. So the data given in the table clearly indicates the concentration gradient and from alveoli to blood and blood to tissues. इसी तरह से gradient is present of CO2 in the opposite direction from tissues to blood and from blood to alveoli. Clear?
दूसरा फैक्टर एज आई सेड जिसके ऊपर गैशियस एक्सचेंज डिपेंड करता है वो क्या है, आपकी सॉल्युबिलिटी. दिस इज द सेकंड फैक्टर. कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी 20 से 25 टाइम्स हायर होती है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में. इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड प्लाज्मा में ज्यादा पाया जाता है अराउंड 7%, और ऑक्सीजन कम होती है दैट इज 3%. दैट इज बिकॉज ऑफ द सॉल्युबिलिटी डिफरेंस. Clear? So amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per difference in the partial pressure is much higher as compared to that of oxygen. Is it clear? और डिफ्यूजन मेम्ब्रेन आपको मैंने कल भी पूछा था, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी लिखा है. एक्सीलेंट. ठीक है, सबका आंसर करेक्ट है कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो है वो 3 लेयर्स की बनती है. वन इज द थिन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई. ठीक है, एल्वेओलर सेल्स. सेकेंड है एंडोथीलियम ऑफ एल्वेओलर कैपिलरीज यानी ब्लड कैपिलरीज एंडोथीलियम, ये भी स्क्वामस एपिथेलियम होता है. और जहां जहां एपिथेलियम होगा वहां बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी. और थिकनेस जो है हमारे केस में इट इज लेस देन 1 millimeter. सो दिस फेवर्स द डिफ्यूजन. दिस इज फेवरेबल फॉर डिफ्यूजन फ्रॉम एल्वेलाई टू द टिश्यूज एंड सो ऑन. इज इट क्लियर? सो आई होप दिस मच इज डन. ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एक अलग ही कहानी है कि गैसेस का जो ट्रांसपोर्ट है यानी ब्लड उसका ट्रांसपोर्ट कैसे कर रहा है. तो हमने 2 गैसेस मेन पढ़ी थी, वन इज ऑक्सीजन, अदर वाज कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन के केस में देखा जाए तो 97% का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है बाय आरबीसीज विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन, एंड 3% का ट्रांसपोर्ट होता है इन द डिसॉल्व्ड स्टेट बाय प्लाज्मा. देन कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम ट्रांसपोर्ट देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड में 20 से 25% का ट्रांसपोर्ट होगा बाय आरबीसीज यानी हीमोग्लोबिन के साथ. 70% जो है वो बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगी, एंड 7% का ट्रांसपोर्ट होगा इन द डिसॉल्व्ड स्टेट थ्रू प्लाज्मा. इज दैट क्लियर? हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन मिलके क्या बनाने वाली है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके बनाने वाली है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन. दिस इज व्हाट वी हैव रेड yesterday in detail. If you have not attended the lecture, strongly recommended to attend it, क्योंकि वो थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक था जब हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पे आए थे. बट आई होप कि जिन्होंने क्लासेस अटेंड की हैं उनको सबको समझ में आ गया होगा. डू लेट मी नो हाउ डिड यू लाइक द प्रीवियस लेक्चर. आई होप उसमें आपको कोई अब डाउट नहीं रहा होगा. क्लियर? चलिए आगे चलते हैं. सो गाइज टुडेज टॉपिक इज, अब मेजर चैप्टर हमारा हो चुका है, फिजियोलॉजी अंडरस्टैंड कर चुके हैं हम कि किस तरह गैसियस ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होगा. ठीक है, आज का जो टॉपिक है मेनली दैट इज ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व. और कल पढ़ाते हुए मैंने 2 नाम लिए थे, बोहर्स इफेक्ट एंड हेल्डेन्स इफेक्ट. आई टोल्ड यू टिश्यू वाली साइड पे बोहर्स इफेक्ट चलेगा और एल्वेओलर साइड पे हेल्डेन्स इफेक्ट होगा. सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये बोहर्स इफेक्ट एंड हेल्डेन्स इफेक्ट क्या होते हैं. क्लियर? कंफ्यूजन वाले टॉपिक्स हैं, लेकिन आज क्लास के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी. दैट्स माय प्रॉमिस. चलिए, सो दिस इज दैट फेमस ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व. ठीक है, कई बार देखा होगा. देखने में बड़ा सिंपल सा लगता है कि ओके इट इज जस्ट एस शेप्ड कर्व, सिग्मोइड शेप्ड कर्व है. ठीक है, पहली चीज हमें यहाँ पे क्या पता लगती है कि इट इज अ सिग्मोइड शेप्ड कर्व. ठीक है, तो जब भी सिग्मोइड होता है यानी एस शेप होता है, ठीक है, तो उसमें 3 फेजेस आते हैं. कभी भी एस शेप कर्व हो उसमें 3 फेजेस आएंगे. एक होता है लैग फेज. ओके, एक होता है लैग फेज, सॉरी गाइस फॉर दिस नॉइज पोल्यूशन. एनीवेज, तो एक होता है लैग फेज, दूसरा होता है लॉग फेज, एंड तीसरा चलेगा आपका कांस्टेंट फेज और प्लेट्यू फेज. ठीक है, लैग फेज का मतलब होगा स्लो फेज. फाइन. एक्सपोनेंशियल और द लॉग फेज मीन्स तेजी से चीजें चल रही हैं. एंड ये आवाजें. चलिए, सो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, इसमें 3 फेजेस हैं. वन, वी हैव ऑक्सीजन, फर्स्ट इज द लैग फेज और द स्लो फेज, सेकेंड इज द लॉग फेज और द एक्सपोनेंशियल फेज, एंड थर्ड इज द कांस्टेंट फेज. कभी भी एस शेप कर्व ड्रॉ करो या देखो उसमें ये फेजेस होने ही है. पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये कर्व है क्या. ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा डीप टॉपिक है. देखो बहुत ही ज्यादा डीप, लेकिन मुश्किल नहीं है, इसको बस ध्यान से समझते जाना. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. सो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व ये हमें एक्सप्लेन करता है कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन दोनों ही किस पैटर्न में होगी.
क्लियर? सो बिफोर वी कम ऑन टू द ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन कि कैसे सेपरेट हो रहा है या एसोसिएशन, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द बेसिक नेचर ऑफ मिस्टर हीमोग्लोबिन. गाइस, कल भी मैंने तुम्हें हीमोग्लोबिन के बारे में 2 मेन बातें बताई थी. नंबर 1 कि इसकी ऑक्सीजन के साथ कोई खास दोस्ती है नहीं, ये ऑक्सीजन को खास पसंद करता नहीं है. एज कंपेयर टू ऑक्सीजन 20 से 25 टाइम्स ज्यादा एफिनिटी इसकी किसके लिए है? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए. और सबसे ज्यादा 200 से 300 टाइम्स ज्यादा एफिनिटी होती है इसकी कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए. चलिए आज कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की भी बात करेंगे. सो टॉकिंग अबाउट मिस्टर हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन जो है, सो हीमोग्लोबिन के साथ तुम्हें पता है कि 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाइंड करते हैं. इसके साथ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाइंड करते हैं. क्लियर? ये हीमोग्लोबिन कहां पे प्रेजेंट होता है? दिस हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन द आरबीसीज. इट इज फाउंड इन आरबीसीज. मैंने पहले भी बताया था कि आरबीसी के अंदर इनफैक्ट कुछ और है ही नहीं. आरबीसी खाली स्ट्रक्चर है, ना न्यूक्लियस, ना माइटोकॉन्ड्रिया, ना ईआर, ना गोल्जी बॉडीज, ना लाइसोसोम्स. आरबीसी इज बेसिकली अ बैग ऑफ हीमोग्लोबिन. बहुत मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन आर प्रेजेंट इन वन आरबीसी. क्लियर? अब ये पाया जाता है आरबीसी के अंदर. कितना हीमोग्लोबिन है हमारे ब्लड के अंदर? हमारे ब्लड के अंदर यानी पर 100 ml ऑफ ब्लड जो नॉर्मल अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन है, दैट इज नॉर्मल अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इज 12 से 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड. हर 100 ml ऑफ ब्लड के पीछे इतना हीमोग्लोबिन होता है और होना चाहिए इन नॉर्मल अमाउंट. फीमेल्स में थोड़ा कम होता है, ठीक है, 12 से 14 नॉर्मल माना जाएगा बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ ब्लड एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल. और मेल्स के केस में ये 16 को अप्रोच करता है बिकॉज एक तो नो मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड प्लस टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड. तो गाइस, टेस्टोस्टेरोन का असर सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे ही नहीं होगा, उसका इफेक्ट हमारी बोन मैरो पे भी होता है, मसल्स पे, बोन्स पे, आपके माइंड पे, ठीक है, और वोकल कॉर्ड्स पे, कार्टिलेज पे, बहुत जगह पे उसका डाइवर्स इफेक्ट है. तो वील कीप रीडिंग दैट. एनीवेज, सो दिस इज द नॉर्मल अमाउंट. नाउ 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन जो है, अब देखो कितनी ऑक्सीजन कैरी करती है. 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन carries 1.34 gram of oxygen. Is it clear? 1 gram of hemoglobin can carry 1.34 gram of oxygen. So overall अगर मैं 15 ग्राम एवरेज ले लूं तो 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन को कैरी करेगा? सिंपल यूनिटरी मेथड, ठीक है. सो 1 इतनी कैरी करता है, 15 कितनी कैरी करेगा? 15 into 1.34. So it will come out to be around 20 ml ऑफ ऑक्सीजन. अब ये 15 ग्राम किसमें प्रेजेंट है? दिस 15 ग्राम इज फाउंड इन 100 ml ऑफ ब्लड, राइट? 100 ml ऑफ ब्लड. तो इसका मतलब ये जो 20 ml ऑफ ऑक्सीजन है, ये भी किसके पीछे है? फॉर 100 ml ऑफ ब्लड. इज दैट क्लियर? 1 ग्राम के अंदर इतनी है तो 15 ग्राम के अंदर कितनी होगी? 20 ml ऑफ ऑक्सीजन. Clear? Now which type of blood I am talking about here? We are talking about arterial blood, oxygenated blood. We are talking about oxygenated blood here. Is that clear? ये हमें कैसे पता लगा है? You will understand this. Done? अब हीमोग्लोबिन की एक प्रॉपर्टी, 2 फंक्शंस हमने हीमोग्लोबिन के किए थे गाइस कल. सो हीमोग्लोबिन के 2 फंक्शंस मैंने आपको बताए थे. एक तो ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, राइट? रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, रेड कलर का होता है. और दूसरा जो हमने फंक्शन किया था, दैट वाज दैट इट एक्ट्स एज अ बफर. एक्ट्स एज अ बफर. बफर का मतलब जो उसके पीएच को डिस्टर्ब नहीं होने देता. डू यू रिमेंबर जब कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट देख रहे थे तो हमने एक बहुत ही फेमस रिएक्शन लिखा था, CO2 प्लस वाटर. ये वाटर के साथ रिएक्ट करके बना देती है H2CO3 कार्बोनिक एसिड, right, and which will further dissociate to form H positive ions and bicarbonate ions. Remember, this whole reaction was going on in the RBC as well as in the plasma. RBC के अंदर ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में हो रहा है और बाहर प्लाज्मा में कम होती है, तो there is a concentration gradient, bicarbonate ions बाहर आ गए थे, right? और साथ ही साथ हमने कहा था ये जो H positive ions हैं ये बहुत ही खतरनाक मॉलिक्यूल्स होते हैं. रिमेंबर,
ये H पॉजिटिव आयंस अगर ऐसे ही छोड़ दिए जाए तो ये क्या करेंगे, ये एसिडिटी बढ़ा देंगे, पीएच डिस्टर्ब कर देंगे ब्लड का, पूरी बॉडी में तहलका मचा देंगे। तो H पॉजिटिव आयंस को कैप्चर करने के लिए कौन आया था, आपका हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन ने क्या किया, इसके साथ बाइंड करके बना दिया था हीमोग्लोबिनिक एसिड या एसिड हीमोग्लोबिन। सो नाउ H पॉजिटिव आयंस हैव बीन कैप्चर्ड। इनके कैप्चर करने में रोल किसने प्ले किया, हीमोग्लोबिन ने। सो इट इज एक्टिंग एज अ बफर, इट इज नॉट लेटिंग द पीएच टू डिस्टर्ब। क्या हो रहा है, इस हीमोग्लोबिन की वजह से H पॉजिटिव आयंस तहलका नहीं मचा पाया, पीएच को डिस्टर्ब नहीं कर पाया। हल्का सा जो पीएच थोड़ा सा वेरी करता है बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एसिडिक नेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या होता है, दैट इज कि जो नॉर्मल आपका पीएच है ब्लड का, नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड वो कितना होगा, दैट इज 7.4। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होने के बाद ये जो पीएच है ये सिर्फ डिक्रीज होता है अराउंड 7.34 तक, सिर्फ इतना सा चेंज हो पाता है। क्यों, क्योंकि आपके पास हीमोग्लोबिन है जो बफर की तरह एक्ट कर रहा है। अगर हीमोग्लोबिन ना होता तो ये पीएच तो बहुत ही लो जा सकता था। दीज H पॉजिटिव आर हाईली रिएक्टिव स्पीशीज, प्लस ये आपकी मेम्ब्रेन्स को बर्बाद कर सकते थे। इज दैट क्लियर? सो दिस इज लिटिल बिट ऑफ अबाउट हीमोग्लोबिन। अच्छा, हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है, डिटेल्ड स्ट्रक्चर, वो हम डिस्कस करेंगे इन सर्कुलेशन वाला चैप्टर। ठीक है, थोड़ा सा बता देती हूँ। हीमोग्लोबिन जो है इसके अंदर 4 हीम ग्रुप्स होते हैं, 4 हीम्स, राइट, एंड इट हैज 4 ग्लोबिन चेन्स। और वो ग्लोबिन चेन्स कौन सी हैं, 2 अल्फा 2 बीटा। अब ये कैसे अरेंज्ड है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर। क्लियर? कमिंग बैक हियर, सो एक चीज हमारे लिए क्लियर हो गई है कि हीमोग्लोबिन के साथ मैक्सिमम कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाइंड कर सकते हैं, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। क्लियर? दिस इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। तो जब एक हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाउंड हैं, जो कि मैक्सिमम कैपेसिटी है उसकी, तो हम कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन इज फुल्ली सैचुरेटेड। सो दिस हीमोग्लोबिन इज फुल्ली सैचुरेटेड, दिस इज फुल्ली सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन। फुल्ली सैचुरेटेड को हम 100% सैचुरेटेड भी बोल सकते हैं, और 100% सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन। कैन वी से दैट when all the 4 spaces are occupied by oxygen, it is 100% saturated. इसका मतलब कि अगर 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाइंड किए हैं विद हीमोग्लोबिन तो ये 100% सैचुरेशन हो गई। ठीक है, देन अगर 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाइंड करते हैं तो वो कितनी सैचुरेशन हो जाएगी, सिंपल फ्रैक्शन है, सिंपल परसेंटेज, 4 इक्विवेलेंट टू 100%, तो 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स अगर बाउंड होंगे तो वो 75% सैचुरेटेड है। अगर सिर्फ 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करते हैं तो वो 50% सैचुरेटेड हो गई, है ना। 4 100% है तो 2 कितने हो गए, 50%। सिंपल मैथ्स। और ये अगर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इसके साथ बाइंड करता है तो ये कितना सैचुरेटेड है, सिर्फ 25%। इज दैट क्लियर? सिंपल मैथ्स। ठीक है, अब सोच रहे हो क्यों बता रही है मैम, तो अभी पता लग जाएगा। सो इज दैट क्लियर टू ऑल? डन। चलिए अब वापस चलते हैं अपने इस ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व पे। ठीक है, नाउ सी, एक चीज जो हम अभी सीख के आए हैं कि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल जो है वो कितने ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने वाला है, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। और जब 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड करता है तो इट इज 100% सैचुरेटेड। नाउ लेट्स कम ऑन टू द ग्राफ। सबसे पहले तो ग्राफ में हम ये देखते हैं कि ग्राफ में y एक्सिस पे क्या है और x एक्सिस पे। सो दिस इज y एक्सिस। तो y एक्सिस पे गाइस हमने लिया है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, कि हीमोग्लोबिन कितना % सैचुरेटेड है विद हीमोग्लोबिन। हमने अभी पढ़ा कि 4 मॉलिक्यूल्स बाइंड करेंगे तो 100% सैचुरेटेड है। ठीक है, 3 बाइंड करेंगे तो 75%, 2 बाइंड करेंगे तो 50%, और अगर सिर्फ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाउंड है तो इट इज 25% बाउंड। ठीक है, सो यही हमने यहाँ पे देखना है। सो इस साइड पे हम देखने वाले हैं कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स उसके साथ बाइंड किए हैं, कितनी परसेंटेज सैचुरेशन है। क्लियर? ऑलराइट, अलोंग द एक्स एक्सिस गाइज, एक्स एक्सिस पे हमने लिया है partial pressure of oxygen in mm of mercury. See, air is a mixture.
ऑक्सीजन सिर्फ उसका एक पार्ट है, तो ऑक्सीजन का प्रेशर पार्शियल प्रेशर कहलाएगा, राइट। तो हवा में कितना पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजन कितनी प्रेजेंट है, कितना पार्शियल प्रेशर उसका चल रहा है, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन तो यहीं पे रेडी है कि एक्स एक्सिस के अलोंग आपने क्या लिया है और वाई एक्सिस के अलोंग। नाउ फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड वाई एक्सिस। देखो, सो वाई एक्सिस पे गाइस हियर, ऑल राइट, सो वाई एक्सिस पे देखो परसेंटेज सैचुरेशन। 100% सैचुरेशन कब होती है? 100% सैचुरेशन का मतलब है ऑल द 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आर बाउंड। तो यहाँ पे 100% सैचुरेशन में 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाइंड किए हैं, ठीक है, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। उसके बाद अगर 3 मॉलिक्यूल्स बाउंड हैं तो उसको क्या कहेंगे? 75% सैचुरेशन। तो दिस इज 70, से दिस इज 75%। 75% पे इसके साथ 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जुड़े होंगे, ठीक है। फिर 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को जुड़ने को क्या कहेंगे? 50% सैचुरेशन, राइट, जो अभी हम करके हटे हैं। 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाउंड है, एंड फिर आता है एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जब बाइंड होगा तो उसको कहेंगे 25%। सो दिस इज 25% सैचुरेशन। सो जस्ट 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज बाउंड टू व्हाट? टू हीमोग्लोबिन। इज दैट क्लियर? सबको समझ में आया? अच्छा, अब एक और नेचर हम हीमोग्लोबिन का समझ लेते हैं ऑक्सीजन के प्रति। कल से हम ये बात कर रहे हैं कि हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन खास पसंद नहीं है। इसका मतलब कि हीमोग्लोबिन के साथ जब पहला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड करता है तो वो बहुत मुश्किल से बाइंड करता है, क्योंकि दोनों की आपस में एफिनिटी नहीं है। ज्यादा एफिनिटी किसके लिए है? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। इज इट क्लियर? तो अगर वो ऑक्सीजन के साथ बाउंड नहीं किया हुआ तो किसके साथ बाउंड किया है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। हमें ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ के ऑक्सीजन की तरफ देखे, ठीक है। तो पहला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ तो बाइंड करवाना भाई बहुत मुश्किल का काम है, क्लियर। लेकिन जब पहला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड कर जाता है उसके बाद सेकंड की बाइंडिंग, थर्ड की बाइंडिंग, फोर्थ की बाइंडिंग आसान होती जाती है। यानी पहला बाइंड करना मुश्किल था, उस पहले बाइंड करने के बाद सेकंड आसानी से बाइंड हो जाएगा। जब पहले 2 बाइंड कर गए तो थर्ड और आसानी से बाइंड हो जाएगा। जब 3 बाइंड कर गए तो चौथा और आसानी से बाइंड हो जाएगा। एंड नाउ इट इज फुल्ली सैचुरेटेड, क्लियर। सो इस चीज को हम बोलते हैं पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी। क्या कहेंगे? पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी। सो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की जो बाइंडिंग है वो कोऑपरेट करती है फॉर द बाइंडिंग ऑफ रेस्ट ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। अभी ये सारी भूमिका बना रही हूं, ठीक है। अब हम आ रहे हैं ग्राफ पे। नाउ आई होप दिस मच इज क्लियर टू ऑल। नाउ कमिंग ऑन टू द ग्राफ, देखो वाई एक्सिस पे हमने ले लिया परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, एंड अलोंग द एक्स एक्सिस वी हैव टेकन द पार्शियल प्रेशर, ठीक है। अब गाइस ध्यान से समझना, देखो ये ग्राफ कैसे बना हुआ है। पहले तो ग्राफ बना लेते हैं फिर इसको स्टडी करेंगे। देखो ये है हमारा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। दिस इज दैट ग्राफ दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। कैसी शेप आ रही है? रफली एस शेप, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया है? सिग्मोइड कर्व। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द सिग्मोइड कर्व। नाउ सी 100% सैचुरेशन कहां पे हो रही है? देखो यहां पे 100% सैचुरेशन है। ये तो मैंने गलत ड्रॉ कर दिया, चलो। सो 100% सैचुरेशन देखो यहां पे है, क्लियर। अब देखो 100% सैचुरेशन के अलोंग प्रेशर क्या चल रहा है? सो दिस इज 100% सैचुरेटेड, यानी चारों के चारों जो साइड्स हैं हीमोग्लोबिन के साथ वो ऑक्सीजन के साथ फिल हैं। सो कॉरेस्पॉन्डिंग उसका प्रेशर कितना होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होने वाला है? Here we have 98. Now understand करना, कल की जो हमने गैसियस एक्सचेंज के लिए जो टेबल याद की थी, now we are going to use, now we are going to see its application. Now see 100% सैचुरेशन किस पे हो रही है? जब प्रेशर कितना है? 98। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना चल रहा है? 98 या 95। टेबल के हिसाब से 95 से 98 mm ऑफ मर्करी प्रेशर कहां पे मिलता था? इट वॉज फाउंड इन योर 98%। घंटी बजी है ना? 98% प्रेशर mm ऑफ मर्करी प्रेशर वॉज फाउंड इन योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। नाउ सी ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड
लंग्स के अंदर गया तो ऑक्सीजनेट होके आया, फाइन। सो ये जो चीज है ये कहाँ पे हो रही है, ये 100% सैचुरेशन उसकी कब हो जाएगी, जब वो लंग्स से निकल के आया है, ठीक है, एल्वियोलाई के अंदर नहीं, जब वो लंग्स में प्रेजेंट है, ब्लड लंग्स में प्रेजेंट है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। सो दिस इज फाउंड इन लंग्स, दिस इज फाउंड इन लंग्स। लंग्स के अंदर 100% सैचुरेशन हो जाएगी और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इन लंग्स, ठीक है, 100% सैचुरेटेड है और प्रेशर कितना चल रहा है, 95 से 98 mm ऑफ मर्करी। दोबारा घंटी बजी, बजने दो, चलो हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे इस पे, ठीक है जी, कुछ हो जाए, घंटी बजेगी, कुछ भी होगा, दिमाग की घंटी बजनी ज्यादा जरूरी है, ठीक है, इन घंटियों को बजने दो। ऑल राइट, सो दिस इज oxygenated blood and it is found in the lungs. All right, now once again घंटी बजेगी, ठीक है, तो घंटी बजने दो। अब तुम्हारे दिमाग की घंटी बज रही है, खुल रहा है दिमाग, ठीक है। नाउ सी व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, तो लंग्स के अंदर जो हीमोग्लोबिन है फुल्ली सैचुरेट हो चुका है। नेक्स्ट 75% जो उसका 75% उसका जो सैचुरेशन है, यानी 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कहां पे बाइंड करेंगे, सी 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कहां पे बाइंड कर रहे हैं, सो हियर, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर कितना है, कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर इज 40, कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर इज 40। अब जरा सोच के बताओ कि 40 mm ऑफ मर्करी प्रेशर कहां पे पढ़ा था तुमने, 40 mm ऑफ मर्करी प्रेशर कहाँ पे पढ़ा था तुमने, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में या फिर टिश्यूज में, है ना। सो ये चीज होती है, दिस फीचर इज फाउंड इन टिश्यूज, ठीक है, ये वो टिश्यूज है जो एट रेस्ट है, यानी आप सिर्फ रेस्ट कर रहे हो, क्लियर, तो कोई काम नहीं हो रहा, बस लेट के आराम से यूट्यूब देख रहे हो कि मैम बोल रही हैं, समझ आता जा रहा है, ठीक है, लेकिन अगर आराम से लेट के तुम ये लेक्चर अटेंड कर रहे हो और ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगा रहे हो, जिसमें समझ भी कम आएगा, ठीक है, दिमाग ज़रूर लगा लेना, तो उस सिचुएशन में तुम्हारा हीमोग्लोबिन अभी भी कितना सैचुरेटेड है, 75%। तो तुम समझ रहे हो, लंग्स में 100% सैचुरेटेड था, उसके पास 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से एक हीमोग्लोबिन के पास। अब जब हमारे टिश्यूज रेस्ट पे हैं तो लंग्स से निकल के उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड ने टिश्यूज को कितनी ऑक्सीजन दी है, अंडरस्टैंड करना इस चीज को, कितनी ऑक्सीजन मिली है यहाँ पे। सो लंग्स के पास 100% सैचुरेशन थी, ठीक है, टिश्यूज में 75% सैचुरेशन है अभी हीमोग्लोबिन की। इसका मतलब टिश्यूज को कितनी ऑक्सीजन डिलीवर की गई है, difference of this is the amount of oxygen या percentage of oxygen delivered, is that clear। lungs में 100% था, वो ब्लड जब टिश्यूज के पास गया तो उसके पास 75% सैचुरेशन थी, इसका मतलब वो टिश्यूज को कितनी ऑक्सीजन देके आया है, 25%। कितनी देके आया है, 25%। टोटल ऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास कितनी ऑक्सीजन थी हमने पढ़ा, that was 20 ml, पढ़ा है हमने। see this 20 ml of oxygen is found in the oxygenated blood, ठीक है, जब, और ये क्या है, ये 100% सैचुरेटेड है, दिस इज 100% सैचुरेटेड। अब कमिंग बैक हियर, सॉरी यहां पे चलते हैं, कमिंग बैक हियर, तो टिश्यूज के पास जब टिश्यूज रेस्ट पे हैं तो कितनी सैचुरेटेड है हीमोग्लोबिन, 75%। अभी भी हीमोग्लोबिन के पास 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं, इसका मतलब उसने टिश्यूज को कितना दिया, 25%। 25% ऑफ 20 ml कितना हो जाएगा, दैट विल बी जस्ट 5 ml। लेट्स अंडरस्टैंड इट हियर, यहाँ पे देखो, आई विल ड्रॉ इट। सो गाइज दिस इज योर ब्लड, ठीक है, यहाँ पे ब्लड बनाते हैं, दिस इज योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास कितनी ऑक्सीजन आ रही है, 20 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड, इसके पास ऑक्सीजन है। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की बात नहीं कर रही, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजनेटेड के अंदर कितना होता है, 98। आई एम टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम, क्योंकि हमने पढ़ लिया है कि एक हीमोग्लोबिन 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 को कैरी करेगा, ml ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करेगा, तो टोटल 15 ग्राम कितना कैरी करने वाला है, 20 ml। दिस इज द अमाउंट, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन फाउंड इन द ब्लड,
ठीक है, नाउ लिसन, अब टिश्यूज आए, तो यहाँ पे टिश्यूज बना देते हैं। देखो ये तुम्हारे टिश्यूज हैं और ये हैं टिश्यूज एट रेस्ट, दीज आर योर टिश्यूज एंड दीज टिश्यूज आर एट रेस्ट। सो टिश्यूज एट रेस्ट, तुमने पढ़ा था टिश्यूज एट रेस्ट जब होते हैं तो वहां पे पार्शियल प्रेशर कितना है, पार्शियल प्रेशर टेबल के हिसाब से देख लो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज कितना है, 40 mm ऑफ मर्करी, राइट, 40 mm ऑफ मर्करी। और मैंने बताया था कि अगर टिश्यू ज्यादा काम करते हैं तो ये प्रेशर और कम हो सकता है, उस पर भी चलेंगे कि अगर यही टिश्यूज ज्यादा काम करेंगे तो हीमोग्लोबिन उनको ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला है, वील टॉक अबाउट दैट, बट फिलहाल ये रेस्ट पे है। ठीक है, जब ये रेस्ट पे होते हैं प्रेशर 40 होता है, ठीक है, प्रेशर कितना होता है 40, तो हीमोग्लोबिन कितना सैचुरेटेड है, अभी भी 75। ठीक है, तो इसका मतलब यहां जो हीमोग्लोबिन है उसके पास टोटल 25 थी, टिश्यूज के पास आने के बाद वो हीमोग्लोबिन अभी भी कितना सैचुरेटेड है, 75। तो 75 उसने अपने पास रख लिया, 25% उसने किसको डिलीवर कर दिया है, टिश्यूज को। तो 25% ऑफ 20 ml इज 5 ml। सो 5 ml ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड टू द टिश्यूज व्हेन दे आर एट रेस्ट, व्हेन दे आर एट रेस्ट। इज दैट क्लियर हो गया? ठीक है जी। अब देखो, अब यही टिश्यूज जो हैं नाउ, अब जो टिश्यूज हैं ये थोड़ा सा काम कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा काम कर रहे हैं, यानी कि तुम जोश आया, तुम अब उठ के बैठ गए हो, ठीक है, एड्रेनलिन रश हो रहा है कि हाँ ये टॉपिक अभी समझ में आ रहा है, तो तुम अब दिमाग और ज्यादा अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो टिश्यूज अब थोड़ा सा काम कर रहे हैं, या फिर तुम चल चल के पढ़ रहे हो, ठीक है, फोन हाथ में पकड़ा हुआ है एंड यू आर लिसनिंग एंड यू आर वॉकिंग, ठीक है, धीरे धीरे वॉक कर रहे हो। तो अब क्या होगा, तो व्हेन टिश्यूज अंडरगो लिटिल एक्सरसाइज, थोड़ी सी उसके अंदर अगर एक्सरसाइज होगी, ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और घट जाएगा, ठीक है, और कितना हो जाएगा, मान लो कमी अप इन दिस ग्राफ, लेट्स गो टू द थर्ड लेवल। तो 50% सैचुरेशन, ये देखो ये है 50% सैचुरेशन, ठीक है, तो अराउंड 30 mm ऑफ, देखो यहां पे कितना हो जाएगा, अराउंड 30 mm ऑफ मर्करी, 30 mm ऑफ मर्करी। क्लियर? पहले बिल्कुल रेस्ट पे है टिश्यूज, तो उनमें ऑक्सीजन का प्रेशर 40 है, अब थोड़ा सा टिश्यूज एक्टिविटी शो कर रहे हैं, तुम चल रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा, उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया है, 30। नाउ सी हियर, जब यहाँ 30 mm ऑफ प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, तो हीमोग्लोबिन कितना सैचुरेटेड है, 50%। 50% हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन का मतलब समझ रहे हैं हम, 50% हीमोग्लोबिन यहां से सैचुरेटेड है, 20 ml टोटल थी, 50% उसने अपने पास रखी हुई है ऑक्सीजन, 50% उसने टिश्यू को दे दी, तो अब वो कितनी दे देगा टिश्यू को, 10 ml। ये 10 ml कब दे रहा है वो, जब 50% सैचुरेटेड है, तो हीमोग्लोबिन खुद 50% रख लेगा और बाकी किसको दे देगा, टिश्यूज को। सो यहां पे टिश्यूज को कितनी मिली है, टिश्यूज को कितनी मिली है, 10 ml। यहां पे देखो कितनी ml थी ऑक्सीजन, 20 ml, ठीक है, यहां पे कितनी हो गई उसके पास, 15 ml। कितनी ऑक्सीजन उसने टिश्यूज को दे दी, 5 ml। इज इट क्लियर? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर्ड टू द टिश्यूज इज 5 ml। यहां से डिफरेंस, हमने ऊपर से डिफरेंस देखना होता है। फिर काम और किया, तो अब हीमोग्लोबिन 50% सैचुरेटेड है, यानी टोटल 100% में 20 ml ऑफ ऑक्सीजन था, तो अब उसके पास कितनी रह गई है, 10 ml, और बाकी उसने किसको दे दी है, टिश्यूज को। तो जरूरत के हिसाब से वो ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। कौन सा फैक्टर है जो कि ऑक्सीजन रिलीज करवाएगा, अभी हम उस पे आएंगे। इज इट क्लियर? कौन कौन से फैक्टर्स हैं ये जो रिलीज करवा रहे हैं। नंबर 4 इज 25% सैचुरेशन। अब ये 25% सैचुरेशन इस डिपेंड करेगी, जैसे हियर, अब जो आपके टिश्यूज हैं बहुत ज्यादा भाग दौड़ कर रहे हैं, ठीक है, यहां पे टिश्यूज आर एट हाई एक्टिविटी, टिश्यूज विग्रस एक्सरसाइज शो कर रहे हैं, तो विग्रस एक्सरसाइज करने पे क्या होगा, विग्रस एक्सरसाइज करने पे प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन टिश्यूज में हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा, 20 mm ऑफ मर्करी। सो जब यहाँ पे प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 20 जाएगा, तो यहाँ देखो हियर, जब 20 प्रेशर हुआ तो 20 वाले प्रेशर पे सैचुरेशन कितनी है, अराउंड 20 पे सैचुरेशन कितनी है, 25%। तो 25% हीमोग्लोबिन इज सैचुरेटेड, यानी बाकी 75% ऑक्सीजन उसने किसको दे दी,
टिश्यूज को 75% ऑफ इसका टिश्यूज को देने का मतलब समझ रहे हो? दिस इज, इट हैज गिवन 15 ml, इट हैज गिवन 15 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज, दैट इज ऑक्सीजन डिलीवर्ड। और खुद के पास कितनी रह गई है? सिर्फ 5 ml। ये है वो ऑक्सीजन जो कि हीमोग्लोबिन के पास है। अभी भी परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन विद ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन उसने खुद के पास रखी है, बाकी की ऑक्सीजन वो टिश्यूज को देता आया है। इज इट क्लियर? तो ये 5 ml कहाँ पे था? ये 5 ml था एट 75%, राइट। 10 ml उसने दे दी जब वो 50% सैचुरेटेड है, और 15 ml दे दी जब वो खुद 25% सैचुरेटेड है। और कहाँ कहाँ होगा ये? सो दिस इज फाउंड इन लंग्स, ये तो लंग्स में है फुल्ली सैचुरेटेड। 75% सैचुरेटेड होता है वो टिश्यूज एट रेस्ट पे, टिश्यूज एट रेस्ट। 50% सैचुरेटेड होगा एट लिटिल एक्टिविटी, ठीक है, थोड़ी सी एक्टिविटी चल रही है तो ये होगा। और अगर विग्रस एक्टिविटी है तो उसने सारी की सारी ऑक्सीजन, मैक्सिमम ऑक्सीजन 75% ऑक्सीजन किसको दे दी है? टिश्यूज को, और खुद उसके पास सिर्फ 25% बची है विग्रस एक्टिविटी। इज दैट क्लियर? ठीक है। सो देखो, दिस इज ऑल एनसीईआरटी, बट ये ग्राफ, कभी तुमने सोचा था कि इस ग्राफ में इतना कुछ लिखा हुआ है? सिर्फ तुम्हें वैल्यूज, तुम वैल्यूज को रट्टा मारते हो कि हाँ इधर से 20 से 100 तक ले जाना है, इधर से ये बना देना है और सिग्मॉइड शेप बना देनी है। कोई अता पता नहीं कि भाई 100 का ऑपोजिट कहाँ आना चाहिए? 98 पे। ये 75% कहाँ पे आना चाहिए? 40 पे। सो नाउ आज के बाद जब तुम ये ग्राफ बनाओगे तो तुम प्रॉपरली जैसे ग्राफ के कोऑर्डिनेट्स लेके बनाते हैं वैसे बनाने वाले हो। इज दैट क्लियर? और बनाने से पहले उसको समझोगे। Is that clear? Do let me know if you have understood it well. And आज से पहले तुम्हें टॉपिक कितना समझ में आया था। चले नेक्स्ट देखते हैं। अब ये हीमोग्लोबिन हो गया। ऑल राइट, सो ये ग्राफ दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बताने लगी हूँ, P50 वैल्यू। लिसन, व्हाट इज P50 वैल्यू? ठीक है, P50 वैल्यू। सो हमने देखा यहाँ पे 50% सैचुरेशन है, दिस इज इक्विवेलेंट टू 50% सैचुरेशन। ठीक है। P50 वैल्यू का मतलब होता है वो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जिस पे हीमोग्लोबिन 50% सैचुरेटेड है। जिस प्रेशर पे हीमोग्लोबिन 50% सैचुरेटेड है उसको हम बोलेंगे P50 वैल्यू। देख लेते हैं। तो ये है 50% सैचुरेशन, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या प्रेशर चल रहा है? लेट्स सी। सो प्रेशर जो चल रहा है दैट इज बिटवीन 25 से 30 के बीच में, है ना, यहाँ आ रहा है। सो इट इज बिटवीन 25 से 30 mm of mercury. So that means P50 value is partial pressure of oxygen at which 50% hemoglobin is fully saturated, at which 50% hemoglobin is fully saturated. 50% hemoglobin is saturated, बस ऐसे ही लिख लो। So 50% hemoglobin is saturated. ठीक है। और उसकी वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू रहेगी, P50 वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू 25 से 30 mm ऑफ मर्करी। ठीक है। ये जो वैल्यू है, नाउ दिस इज फॉर प्लेन एरिया। ठीक है। अगर हम हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो तुम्हें पता है एयर का प्रेशर कम होता है, तो इंडिविजुअल गैस का भी प्रेशर कम होगा। अब उतनी ही सैचुरेशन करवाने के लिए हमें हायर प्रेशर देना होगा। समझो इस चीज को। जब हम हायर एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो अब यही कर्व जो है, नाउ लिसन, सी ये जो ग्राफ है, अब ये ग्राफ, ये जो कर्व है, ये इस तरह से शिफ्ट होगा at a higher altitude, at a higher altitude. Now see what will happen. अब यहाँ देखो 50% सैचुरेशन जो 25 से 30 mm ऑफ मर्करी पे हो रही थी, अब वही सैचुरेशन, उतनी ही सैचुरेशन किस पे हो रही है? हायर प्रेशर पे। 50% सैचुरेशन कराने के लिए अब आपको 25 या 30 से काम नहीं चलेगा। कितनी ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी पड़ेगी? मोर देन 40। इज इट क्लियर? ये डिपेंड करता है कि कितनी ऊंचाई पे हो। सो जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है ये P50 वैल्यू इंक्रीज होती है, यानी कि हवा के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो रहा है। कैसे कम हो रहा है? ना सी यहां पे पता लगेगा। देखो, अगर हम परसेंटेज सैचुरेशन यहां से क्लियर हो जाती है। देखो यहां पे
ठीक है, इस प्रेशर पे 25 से 30 mm ऑफ प्रेशर पे इस ग्राफ में कितनी परसेंटेज सैचुरेशन आ रही है? लेस देन 20। और इसी कोऑर्डिनेट पे ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पे परसेंटेज सैचुरेशन आ रही है 50। इसका मतलब हवा के अंदर जब प्रेशर इतना ही होगा, देखो 25 से 30, ठीक है, ये है एट प्लेन्स, दिस इज एट प्लेन्स, और ये किस पे है? दिस इज एट हायर एल्टीट्यूड। एट हायर एल्टीट्यूड सेम प्रेशर अगर होगा तो परसेंटेज सैचुरेशन कम हो रही है, और एट प्लेन्स उतने ही प्रेशर पे ज्यादा सैचुरेशन हो रही है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो इसका मतलब अगर तुम्हें उतनी ही सैचुरेशन करवानी है तो तुम्हें प्रेशर को बढ़ाना होगा। इसका मतलब जैसे जैसे P50 वैल्यू इंक्रीज होती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हवा में अगर कम होगा, ठीक है, एट हायर एल्टीट्यूड प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लो होता जाएगा, ठीक है। P50 वैल्यू जो है वो इंक्रीज करती जाएगी। लेट दिस बी इन योर बुक्स, इसको हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है। जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एयर में कम होगा, दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, ठीक है। अब हायर एल्टीट्यूड पे जा रहे हो, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो रहा है, तो उतनी ही परसेंटेज सैचुरेशन करवाने के लिए आपकी P50 वैल्यू क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। इज दैट क्लियर? ठीक है। आपका कर्व जो है किस साइड पे शिफ्ट कर रहा है? राइट हैंड साइड पे। ये शिफ्ट किस तरफ हो गया है? दिस इज द राइट हैंड शिफ्ट ऑफ द कर्व। इज दैट क्लियर? दिस इज द राइट हैंड शिफ्ट। इसी तरह से कर्व जो है वो लेफ्ट हैंड शिफ्ट भी ले सकता है। लेफ्ट हैंड शिफ्ट पे P50 वैल्यू पीछे की तरफ आ जाएगी, यानी हवा के अंदर ऑक्सीजन सैचुरेशन काफी ज्यादा है, ठीक है। नाउ लेट्स सी ये जो शिफ्ट्स होते हैं कौन कौन सी सिचुएशंस में हो सकते हैं। अंडरस्टैंड दिस। देखो, सबसे पहले हमारे पास है ये राइट हैंड शिफ्ट जिसकी हमने अभी बात की थी, ठीक है। दिस इज द राइट हैंड शिफ्ट। लेट्स मेक इट मोटा ताकि आपको क्लियरली याद रहे, ठीक है। आप अपनी कॉपीज में मेरे साथ इस चीज को ड्रॉ करोगे, फाइन। एंड गाइस, बेस्ट आपके जो नोट्स बन रहे हैं वो क्लास में बन रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि मेरी क्लास में आपको सिर्फ एक NCERT बुक, कुछ शीट्स और पेन चाहिए, सिंपल एज दैट। अब ये चीजें जो है ये आप मेरे साथ ड्रॉ करोगे, क्लियर, और उसी के साथ फैक्टर्स लिखोगे। अब यहाँ पे आप जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व वाला वो पैराग्राफ पढ़ने वाले हो ना, तुम गुम हो जाना है, तुमने बिल्कुल गुम हो जाना है, ठीक है। तो अब पहले मेरे साथ उसको पढ़ो, समझो, और फिर उसको NCERT से पढ़ना, एंड देन यू विल बी एबल टू लाइक इट सो मच। और दिस इज ऑल NCERT, बट NCERT इज सपोज टू बी रेड इन बिटवीन द लाइन्स। बहुत गहरी किताब है। लाइक पर्सनली मुझे भी आज तक ऐसा लगता है दैट एवरी टाइम आई ओपन दिस NCERT आई फॉल इन लव विद इट ऑल ओवर अगेन। हर बार उसमें कोई नई चीज निकल के बाहर आती है, ठीक है। चलो, दिस इज योर राइट हैंड शिफ्ट। ये है राइट हैंड शिफ्ट, क्लियर। राइट हैंड शिफ्ट में देखो P50 वैल्यू से कंपैरिजन हो जाएंगे। यहाँ पे 50% सैचुरेशन, और हमारा P50 वैल्यू कितनी है? 25 से 30 के बीच में। दिस इज द P50 वैल्यू, दिस इज द P50 वैल्यू, क्लियर? ऑल राइट, so this is that graph which has taken the right hand shift, clear। अब right hand shift लिया है तो इसका देखो यहाँ पे P50 वैल्यू हैज इंक्रीज। तो देखो RHS कब होगा? RHS किस किस सिचुएशन में हो सकता है? राइट हैंड शिफ्ट। राइट हैंड शिफ्ट का मतलब हवा के अंदर प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या हो रहा है? डिक्रीज। अगर प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज हो रहा है तो वो हीमोग्लोबिन किसके साथ बाइंड कर रही है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, और तुम्हें पता है जब जब ऑक्सीजन का प्रेशर घटेगा हीमोग्लोबिन किसके साथ बाइंड करने वाली है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है। तो यहाँ राइट हैंड शिफ्ट जो है वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन शो करता है, इन दोनों का ब्रेकअप शो करता है। राइट हैंड शिफ्ट विल शो द
ब्रेकअप ऑफ ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज कर गई है, ऑक्सीजन डिक्रीज कर गई है। ये सिचुएशन तुमने कल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में कौन सी साइड पे देखी थी कि ऑक्सीजन कम हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है। ब्रेकअप किस साइड पे हुआ था? टिश्यू वाली साइड पे। तो राइट हैंड शिफ्ट कहां पे हो रहा है? टिश्यू लेवल पे हो रहा है। इट इज अकरिंग ऑन द टिश्यू लेवल। इज दैट क्लियर? दिस इज अकरिंग इन द टिश्यू लेवल। ऑल राइट, right hand shift occurs on the tissue level. So कौन कौन सी situations हैं जो right hand shift करवाएंगी? Number 1, pressure of oxygen decreases. Then pressure of carbon dioxide increases. अब जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बनती है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलकर कार्बोनिक एसिड बना रहे हैं और कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट होकर H पॉजिटिव आयंस बना रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे जैसे CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी H पॉजिटिव आयंस की भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने वाली है। H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑल्सो इंक्रीजेस। इज दैट क्लियर? ये कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज कर गई। अब इसकी वजह से या कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से एसिडिटी होगी। ठीक है, pH क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। सो लो pH होगा। ठीक है, तो ये सारे सिचुएशंस जो है, ये सारे फैक्टर्स जो हैं, ये कर्व को राइट हैंड शिफ्ट पे करवा रहे हैं, राइट हैंड शिफ्ट करवा रहे हैं उसका। यानी कि ये सारे फैक्टर्स ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन करवाएंगे। ये सारे फैक्टर्स, जो जो फैक्टर्स ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन करवाते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन होगा तभी वो सारी ऑक्सीजन टिश्यूज को मिलेगी। मैंने बताया था कई बार ब्रेकअप्स भी अच्छे होते हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का ब्रेकअप जरूरी है, क्योंकि ये सेपरेशन होगी तभी वो टिश्यूज को मिलेगी। इज इट क्लियर? और कौन कौन से फैक्टर्स हैं? और फैक्टर्स हैं हाई टेम्परेचर, जैसे कि फीवर के केस में। तो देखो, जिस जिस सिचुएशन में तुम्हें ज्यादा एनर्जी चाहिए, तुम्हें टिश्यू को ऑक्सीजन देनी होगी, और जिसमें ऑक्सीजन देनी है टिश्यू को, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन कराना होगा। एंड दीज आर द फैक्टर्स। देखो, टिश्यू लेवल पे क्या क्या हो रहा है? ऑक्सीजन कम हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी हुई थी क्योंकि उसने पुरानी ऑक्सीजन यूज कर ली, राइट? H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ रही है, pH लो हो रहा है, और फीवर की सिचुएशन में भी आपकी बॉडी की एनर्जी डिमांड्स बढ़ रही हैं, तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन कराना होगा ताकि टिश्यू को ऑक्सीजन मिले और वो एनर्जी बना पाए। इज इट क्लियर? एक और चीज, आपके अंदर एक 2,3-BPG नाम का भी प्रोडक्ट बनता है। आई एम श्योर यू हैव हर्ड ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, अगर अपने डिटेल में अभी नहीं भी पढ़ा तो आप खूब डिटेल में पढ़ने वाले हो उसे 11th में, रेस्पिरेशन इन प्लांट, सेलुलर रेस्पिरेशन। लेकिन फिलहाल सिर्फ इतना बता रही हूं कि ग्लाइकोलिसिस के दौरान एक प्रोडक्ट बनता है PGA। ठीक है, स्प्लिटिंग के बाद, राइट? PGA, वो PGA में यानी फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड या ग्लिसरिक एसिड, उसमें एक और फॉस्फेट ऐड हो जाता है और ये बनता है 2,3-बायफॉस्फोग्लिसरेट। बाय मीन्स 2। अब ये जो BPG है, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है हीमोग्लोबिन के साथ, ऑक्सीजन के साथ। यानी अगर ये हुआ तो ये हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के साथ जुड़ने नहीं देगा। तो जो हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, ठीक है, जो यहाँ पे बता देते हैं, सो से दिस इज हीमोग्लोबिन, ठीक है, जस्ट हाइपोथेटिकल। और यहाँ पे क्या जुड़ी हुई है? यहाँ पे जुड़ी हुई है ऑक्सीजन। दिस इज ऑक्सीजन, फुल्ली सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन है। लेकिन अगर ये BPG आ गया, तो BPG ने ऑक्सीजन को बाहर निकाल देना है, खुद जुड़ जाना है यहाँ पे। इज इट क्लियर? खुद ये यहाँ पे जुड़ जाएगा और ऑक्सीजन बाहर निकाल देगा। इज इट क्लियर? ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है। सो BPG इज द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो जो जो चीजें ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन करवा रही हैं, वो सारा कर्व को किस तरफ शिफ्ट करवा रही हैं? राइट हैंड साइड पे। ठीक है, ऑल्सो इस दौरान P50 वैल्यू विल ऑल्सो इंक्रीज, P50 वैल्यू इंक्रीज। आर दीज फैक्टर्स क्लियर टू ऑल? अब बिल्कुल ऑपोजिट चलेगा, लेफ्ट हैंड शिफ्ट। आ जाओ देखते हैं। सो आई एम रबिंग दिस ऑफ। ठीक है, देखो अब लेफ्ट हैंड शिफ्ट कहां होगा? लेट्स ड्रॉ इट वंस। सो दिस इज द लेफ्ट हैंड शिफ्ट। ठीक है, दिस इज लेफ्ट हैंड शिफ्ट। अब ये लेफ्ट हैंड शिफ्ट के केस में देख लेते हैं। देखो लेफ्ट हैंड शिफ्ट के केस में
जो पार्शियल प्रेशर है यानी P50 वैल्यू है वो कम हो रही है, यानी कि उतनी ही सैचुरेशन अब 50% सैचुरेशन अब लो प्रेशर पे हो रही है। इसका मतलब हवा के अंदर ऑक्सीजन का बहुत हाई प्रेशर है, हवा के अंदर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो जब हवा के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर बहुत हाई होता है तब जाके ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की एसोसिएशन होती है, तब जाके हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की तरफ देखता है। कौन सी साइड पे था जहां ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की एसोसिएशन हुई थी? एल्वियोलर साइड पे, ठीक है। सो ऑल दीज आर गोइंग टू शिफ्ट द कर्व ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड शिफ्ट जो है, ठीक है, ये शो करता है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एसोसिएशन। इट विल शो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एसोसिएशन। इज दैट क्लियर? कौन सी साइड पे? एल्वियोलर साइड पे, एल्वियोलर साइड पे, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ है? हवा में ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ चुका है, सो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हैज इंक्रीज्ड। पार्शियल प्रेशर ऑफ हवा, ऑक्सीजन इन हवा हैज इंक्रीज, दैट इज व्हाई P50 वैल्यू क्या करती है? यहां पे P50 वैल्यू विल डिक्रीज, ठीक है। दूसरा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज किया है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज किया। कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी तो H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन भी कम बनेगी, ठीक है। pH क्या होगा? हाई होगा। जस्ट द ऑपोजिट, pH क्या होगा? हाई होगा। एंड यहां लो टेम्परेचर इस चीज को फेवर करता है। लो टेम्परेचर की वजह से डिसोसिएशन नहीं एसोसिएशन होती है। सो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एसोसिएशन को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सपोर्ट करते हैं? इज इट क्लियर? सो दिस इज योर लेफ्ट हैंड शिफ्ट एंड दिस इज योर राइट हैंड शिफ्ट। सबकी मोटी बात, ठीक है, 100 बातों की एक बात कि जब जब हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी बढ़ेगी यानी कि उसका एसोसिएशन होगा, इट विल टेक द लेफ्ट हैंड शिफ्ट। और जब इट विल टेक द राइट हैंड शिफ्ट यानी कि उनका आपस में डिसोसिएशन होगा। डिसोसिएशन होगा तभी टिश्यूज को मिलेगी। तो जब हमें सेल को ऑक्सीजन पहुंचानी है, उसको सेपरेट करना है हीमोग्लोबिन से, और सेपरेट करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स होने चाहिए? ये वाले फैक्टर्स। और ये सारे फैक्टर्स आपको कहां दिखाई देते हैं? टिश्यू के साइड पे। टिश्यू में आपने प्रेशर देखा है, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है अराउंड 20 से 40, राइट, एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होता है 45 से 48, इजंट इट? H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा होगी। सो दीज फैक्टर्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ, ठीक है। सो गाइस, इसके अलावा एक फीटल हीमोग्लोबिन भी है। बच्चे का जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें ऑक्सीजन की एफिनिटी बहुत ही ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एडल्ट हीमोग्लोबिन, ठीक है। क्यों? ये हम पढ़ेंगे फीटल सर्कुलेशन में इन द चैप्टर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन अगेन फीटल हीमोग्लोबिन भी कौन सी साइड का कर्व लेगा? लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। तुम्हें ये पता है कि जो जो चीज की एफिनिटी ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के लिए ज्यादा है दैट इज गोइंग टू टेक द लेफ्ट हैंड शिफ्ट। सो फीटल हीमोग्लोबिन कौन सी साइड पे शिफ्ट लेगा दैट यू हैव टू राइट टू मी इन द कॉमेंट सेक्शन। इज दैट क्लियर? सो दैट वॉज ऑल फॉर द टुडे। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सॉरी रह गई, दैट इज बोहर्स इफेक्ट एंड हेल्डेन्स इफेक्ट। अब देखो बोहर्स इफेक्ट क्या कहता है। बोहर ने एक बात कही, बैठा बैठा चाय पी रहा था, उसने कहा कि जब जब हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर इंक्रीज होगा कर्व विल टेक द राइट हैंड शिफ्ट। हमें तो पता है, ठीक है, पर ये बात क्या किसने कही थी? बोहर ने कही थी, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट इज बोहर ट्राइंग टू से? बोहर ने क्या कहा? देखो, बोहर ने कहा जब जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज करेगा इट विल टेक द कर्व विल टेक द राइट हैंड शिफ्ट। तो राइट हैंड शिफ्ट क्या शो कर रहा है? इट इज शोइंग द बोहर्स इफेक्ट। ये किस साइड पे आ रहा है? बोहर्स इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज तो कर्व टेक्स द राइट हैंड शिफ्ट। फिर हेल्डेन जी भी आ गए। हेल्डेन जी ने कहा कि भाई अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड उसका राइट हैंड शिफ्ट करवाता है तो हाई प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है, हाई प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कर्व का लेफ्ट हैंड शिफ्ट करवाएगा। ये किसने बताया है? ये बताया है हमें हेल्डेन ने। सो हेल्डेन्स इफेक्ट, दिस इज नोन एज हेल्डेन्स इफेक्ट। तो हेल्डेन्स इफेक्ट की वजह से होता है लेफ्ट हैंड शिफ्ट और राइट हैंड शिफ्ट होता है बोहर्स इफेक्ट की वजह से, ठीक है। सो बोहर इफेक्ट इन अ डिफरेंट वे यू कैन से हाई partial pressure of CO2
ठीक है। अगर प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीज करेगा तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की क्या होनी है, डिसोसिएशन होनी है। क्लियर। और हेल्डेन्स इफेक्ट क्या करता है कि जब प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज करेगा, ठीक है, सो कर्व कौन सी साइड लेगा, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की एसोसिएशन होगी। तो एसोसिएशन करवाने के लिए हेल्डेन्स इफेक्ट है और डिसोसिएशन करवाने के लिए बोहर्स इफेक्ट है। इज इट क्लियर। सो जब जब हमें टिश्यू को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवानी है बोहर इफेक्ट होना चाहिए। ऑल्सो लेट मी नो कि अगर बोहर इफेक्ट इंक्रीज होगा तो टिश्यू को कम ऑक्सीजन मिलेगी या ज्यादा मिलेगी। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू नाउ कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कौन करवाने वाला है, टिश्यू को कौन प्रोवाइड करवाने वाला है, बोहर इफेक्ट। तो आपको मुझे बताना है कि अगर बोहर इफेक्ट एनहांस होता है तो टिश्यू को कम ऑक्सीजन मिलेगी या ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी। एंड आई एम सो श्योर दैट ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक सो वेल and all are intelligent enough to answer this question very easily in the comment section. Is it clear? Chale, so that is all, and in the end we are going to discuss the respiratory disorders. ठीक है, देखो अस्थमा guys basically एक allergic response होता है, ठीक है, एक एलर्जी है अस्थमा। तो एलर्जिक रिएक्शन है या एलर्जी है, यानी बॉडी जरूरत से ज्यादा रिस्पॉन्स शो करने वाली है। वीजिंग साउंड होती है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स होती है। एम्स में क्वेश्चन था कि बेसिकली ये ब्रोंकाइल्स एंड ब्रोंक्यूल्स में जो स्वेलिंग होती है ये सिकुड़ते हैं, तो कौन सी ब्रोंक्यूल सिकुड़ते हैं? सो इट इज टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तो जिनको एस्थमा होता है वो किसी भी रीजन से वो स्टार्ट हो सकता है एस्थमा। ठीक है, हर वक्त एस्थमा नहीं होता। आप किसी एक एजेंट की प्रेजेंस में जाते हो, एलर्जन की प्रेजेंस में जाते हो कि एस्थमेटिक अटैक होता है, तो बेसिकली आपने इनहेल किया हवा के साथ, जैसे ही वो सब्सटेंस अंदर गया आपके इम्यून सिस्टम ने क्या किया कि मुझे तो नहीं पसंद, वो जरूरत से ज्यादा रिस्पॉन्स शो करेगा और रास्ता एकदम से क्लोज कर देता है। स्पाज्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन होती है। क्या होती है? स्पाज्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन। स्पाज्मोडिक का मतलब एकदम से, स्पाज्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन अकर्स। सो रास्ता छोटा हो जाएगा, देयर विल बी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। ठीक है, और सांस छोड़ते हुए वीजिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, एक सीटी सी बजती है। कभी आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स आपको कहते हैं डीप इनहेल करो, है ना, डीप सांस लो, और वो उन्होंने अपना कान तुम्हारी चेस्ट की तरफ लगाया होता है। दे आर ट्राइंग टू लिसन टू दैट साउंड, बिकॉज ये साउंड्स जो हैं ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होती हैं इन डिसऑर्डर्स की। क्लियर? चले, तो एस्थमा का ट्रीटमेंट कैसे होगा? एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स होंगी, देन एड्रेनालिन हो सकता है, कॉर्टिकॉइड्स हो सकते हैं यानी स्टीरॉइड्स। अब इनहेलर्स तो नॉन स्टीरॉइडल भी आ रहे हैं, ठीक है, तो स्टीरॉइड्स विल ऑल्सो हेल्प इन दिस केस। एम्फाइसीमा वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो, सिगरेट स्मोकिंग इज द मेन कॉज। तो जब हम सिगरेट स्मोकिंग करते हैं गाइस, तो सिगरेट स्मोक करने की वजह से सिगरेट के अंदर कुछ ऐसे हार्मफुल केमिकल्स हैं, अराउंड 71 से 91 तो उसके अंदर कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं। सो नो स्मोकिंग। ठीक है, सो ये जो एल्वियोला है इनकी वॉल्स जो हैं इस तरह से डैमेज होने लगती हैं। सो एल्वियोलर वॉल्स डैमेज। ठीक है, अब एल्वियोलर वॉल्स डैमेज कर जाएंगी, जो कि प्रॉपर ऐसे होना चाहिए, वो क्या हो चुका है? ऐसे एल्वियोलर वॉल्स हैव डैमेज, जिसकी वजह से क्या होगा? सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाएगा, इसके अंदर म्यूकस भर जाएगी, ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेसेस डिक्रीज्ड। इसका मेन फैक्टर क्या होता है? सिगरेट स्मोकिंग। इसलिए एम्फाइसीमा को बोलते हैं ऑल्सो नोन एज स्मोकर्स डिजीज, ऑल्सो नोन एज स्मोकर्स डिजीज। इज दैट क्लियर? लास्ट नॉट द लीस्ट वी हैव ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, यानी कुछ ऐसे कामों की वजह से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होंगे जो कि हमारे लंग्स को इफेक्ट करने वाले हैं। देखो, सो देयर आर सर्टेन वर्क्स से सर्टेन फैक्ट्रीज जिसमें कि बहुत माइक्रो पार्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं जिन्हें हम इनहेल कर सकते हैं। सो जैसे कॉटन इंडस्ट्री, सैंड इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री, एस्बेस्टस होता है फायर प्रूफ मटेरियल, एस्बेस्टस इंडस्ट्री। तो इन इंडस्ट्रीज में काम करने वाली जो लेबर होती है वो उन पार्टिकल्स को इनहेल करती है, क्योंकि प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं लिए जाते हैं। बेशक गवर्नमेंट ने फैक्ट्री एक्ट बनाई है जिस तहत इन लेबर्स को प्रॉपर मास्क अवेलेबल होने चाहिए, छोटे मोटे मास्क नहीं, बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स से बचाने वाले मास्क। इनका रेगुलर चेकअप होना चाहिए। एक सर्टेन एज ग्रुप से नीचे उन फैक्ट्रीज में बच्चे काम नहीं कर सकते। बट द सैड रियलिटी इज
कि अभी भी ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को इनका कंटिन्यूस एक्सपोजर जब रहता है तो होगा क्या, सी दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग, डस्ट इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी क्या करेगी, इट कैन नॉट फुली कोप विद द सिचुएशन, सो लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस। तो आपका जो एल्वेलाई है, लंग्स जो है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, उसमें फाइब्रोसिस हो जाएगा, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू। जहां खाली स्पेस होनी चाहिए फॉर गैसियस एक्सचेंज, वहां पे फाइबर्स भर चुके हैं, ठीक है। कॉजेस सीरियस लंग डैमेज। फॉर एग्जाम्पल, वर्कर्स इन सच इंडस्ट्रीज शुड वियर प्रोटेक्टिव मास्क, दिस इज अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्री एक्ट। बट ये फैक्ट्री एक्ट की अच्छी खासी धज्जियां उड़ती हैं। इज दैट क्लियर? सो गाइज, दैट वाज ऑल इन योर चैप्टर, एंड बिफोर वी गो लेट्स हैव अ स्प्रिंट, लेट्स डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस, ठीक है। एंड आज जो स्प्रिंट है इसमें मैं सारे के सारे जो पिछले लेक्चर्स हैं उनके बेस पे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ। सी द फर्स्ट क्वेश्चन, सो इन्हीं क्वेश्चंस के फॉर्म में कुछ और एक चीजें भी बता रही हूँ। देखो, द मेटल आयन प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, वैसे हीमोग्लोबिन का और डिटेल्ड स्ट्रक्चर में डिस्कस करूंगी सर्कुलेशन में, ठीक है। नाउ लिसन, हीमोग्लोबिन हमने कहा आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, ठीक है। एंड ये आयरन कौन सी स्टेट में होगा, फेरस की फॉर्म में होता है। सो मेटल प्रेजेंट इन द हीमोग्लोबिन इज आयरन, और वो कौन सी स्टेट में है, फेरस की फॉर्म में। ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखनी है, इट इज नॉट फेरिक, इट इज फेरस, ठीक है। चलो, खून जब बाहर गिरता है तो फेरस से वो फेरिक बन जाता है, इसीलिए खून सूखने के बाद थोड़ा सा डीप रेड या काला पड़ जाता है ना, बिकॉज +3 फेरिक आयन का कलर क्या होता है, डीप रेडिश, isn't that? चलिए, next question. Carbon monoxide contained in tobacco smoke. Now talking about carbon monoxide, maximum affinity है कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन के साथ, और ये बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, वेरी वेरी टॉक्सिक मटेरियल, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब और बहुत टॉक्सिक है, 0.1% भी अगर होगा हवा के अंदर तो इट इज सफिशिएंट टू किल अस, ठीक है। और इससे साइलेंट डेथ होती है, क्योंकि बॉडी के पास कोई ऐसे रिसेप्टर्स ही नहीं है जो आपके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड के लेवल को डिटेक्ट करे, तो इट नेवर रिस्पॉन्ड्स, और अंदर ही अंदर टॉक्सिसिटी जनरेट होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, विच इज इनफ टू किल अस, ठीक है। इसलिए क्लोज्ड रूम्स, स्मोकी रूम्स, अंदर लैंप जला के नहीं सोना चाहिए, वेल वेंटिलेटेड रूम में सोना जरूरी है। सो कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेन्ड इन द टोबैको स्मोक, इज इट अ कार्सिनोजन or it causes gastric ulcers? Yeah, it reduces the oxygen carrying capacity of blood. Yes, so correct answer is it reduces the oxygen carrying capacity of blood. ठीक है, next. So oxygen hemoglobin dissociation curve will shift to the right on decrease of. All right. So oxygen hemoglobin dissociation curve will shift to right on the decrease of. कौन से factors हमने पढ़े हैं? So will you be able to answer this question? Let's see how many of you can answer. एक बार पॉज कर देना, सोचना आंसर, एंड देन लिसन टू द आंसर, ठीक है। बता रही हूं, सो डिसोसिएशन कर्व राइट साइड पे शिफ्ट करेगा, डिक्रीज ऑफ एसिडिटी, लो पीएच। लो पीएच कब होता है, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, ठीक है। सॉरी, एसिडिटी राइट ऑन द, ये क्या गड़बड़ कर दी हमने, चलिए। सो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व विल शिफ्ट ऑन द राइट, यस। सो राइट साइड पे शिफ्ट कर रहा है, तो राइट साइड पे शिफ्ट करेगा ऑन डिक्रीज ऑफ, डिक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड का डिक्रीज हो रहा है राइट साइड पे, नहीं, देखिए ये कर्व था हमारा, ठीक है। राइट हैंड साइड पे कब शिफ्ट कर रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेस, ठीक है, डिक्रीजेस, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज करना चाहिए, डिक्रीज नहीं होगा, ठीक है। पार्शियल टेम्परेचर डिक्रीज करने पे भी राइट हैंड शिफ्ट नहीं होता, इंक्रीज करने पे होता है। पीएच, पीएच का क्या होगा, यस। सो पीएच हियर, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा तो H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा होनी है, इसकी वजह से पीएच क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो कौन से फैक्टर के डिक्रीज करने पे होने वाला है, पीएच के डिक्रीज करने पे। इज दैट क्लियर? एसिडिटी इंक्रीज हो रही है, this is being increased. So the correct answer is D. Next is in expiration, exhale करने में हम पूरे डिटेल में कर चुके हैं ये टॉपिक। डायाफ्राम की शेप क्या होती है गाइस? Now this is the simplest question possible, ठीक है। डायाफ्राम will become, expiration में it will become arched, arch यानी dome shaped, ठीक है, dome shaped,
इस तरह से हो जाता है. नेक्स्ट, so bicarbonate ions formed inside erythrocytes move out to the plasma while chloride ions of plasma move into the erythrocytes. Yes, तो कल हमने देखा था ये आपका RBC है, बाहर प्लाज्मा, बाइकार्बोनेट आयंस बाहर आ रहे हैं, ठीक है, और क्लोराइड आयंस उसकी जगह अंदर जा रहे हैं. What do we call them? This is known as Hamburger phenomena, ठीक है, या फिर क्लोराइड शिफ्ट. It is known as chloride shift या Hamburger shift और phenomena. Vital capacity, कैपेसिटीज वाला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट. जिसने नहीं अटेंड किया है गाइस बोर्ड एग्जाम या नीट, ऐसा कोई नीट का पेपर बन नहीं सकता जिसमें कि इस टॉपिक से क्वेश्चन ना आए. ऐसा कोई पेपर बन ही नहीं सकता, ठीक है. सो वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू 3 फैक्टर्स होते हैं उसमें. सो वन इज IRV, ERV एंड TV. द करेक्ट आंसर इज दिस. 3 components are included. So that is all for today, guys. I'll see you in tomorrow's class and we are going to start with a brand new chapter. Wait for the surprise what we are going to start. Thank you so much and have a great day. Thank you. पढ़ाई करते रहें. All the very best.